मोदी जी बहुत ही परेशान हैं। ये बात मैं नहीं, अखबार बोल रहे हैं। आज की तारीख में इलेक्शंस चल रहे हैं और अगर आप ज़्यादातर अखबारों को खोल के देखेंगे तो इस तरीके की कुछ ना कुछ हेडलाइंस आजकल खूब दिख रही हैं। जैसे पीएम मोदी रैटल्ड बाय कांग्रेस रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो, हैज़ द इंडिया अलायंस मेड पीएम मोदी नर्वस, पीएम मोदी विल सेटल अब्रॉड आफ्टर लूजिंग 2024 लोकसभा इलेक्शंस। सो जो विपक्ष है वो इस तरीके का माहौल अवश्य बना रहा है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। विपक्ष का जो मैनिफेस्टो है, विपक्ष की जो अलायंस है, विपक्ष के जो वादे हैं उनको लेके। तो आज हम एक ऐसे वादे की बात करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, और वो है कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया वादा, जो कि है पहली जो नौकरी है हमारे युवाओं को, उसका अश्योरेंस देते हुए 1 लाख रुपए सालाना के स्टाइपेंड के साथ। ये कांग्रेस के खुद के मैनिफेस्टो में है। एक नया राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट की बात वो कर रहे हैं, जो कि 1 साल की अप्रेंटिसशिप प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर कंपनी में हर डिप्लोमा होल्डर या कॉलेज ग्रेजुएट जो कि 25 साल से कम उम्र के होंगे उनको जो है गारंटी करेगी कांग्रेस पार्टी, अगर वो सरकार में आती है तो। इन अप्रेंटिसेस को 1 लाख रुपए सालाना का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इनके मुताबिक ये अप्रेंटिसशिप से ये हमारे ग्रेजुएट्स काफ़ी सारे नए हुनर और कौशल सीखेंगे, जिससे कि उनको फुल टाइम नौकरी ढूंढने में खूब आसानी होगी। इस स्कीम का और इस वादे का हम विश्लेषण अपने थिंकिंग मॉडल से करेंगे, जो कि हम पिछले कई वीडियोस में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और ये थिंकिंग मॉडल क्या है? ये 3 ऑर्डर इफेक्ट्स वाला थिंकिंग मॉडल है। और ये 3 ऑर्डर इफेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स वो होते हैं जो एकदम प्रत्यक्ष और तुरंत उनका असर दिखता है। मानिए कि कोई भी स्कीम है तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने पे बहुत ही जल्द कौन से असर जो हैं उनके हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स में आते हैं। सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स वो हैं जो अप्रत्यक्ष हैं मगर और कुछ समय लेते हैं सामने आने में और उनका प्रभाव दिखने में। और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स वो होते हैं जो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट से प्रेरित होते हैं और काफ़ी लंबे समय बाद वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देते हैं। सो आइए हम जो 1 लाख रुपए सालाना का जो अप्रेंटिसशिप स्कीम की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, एक गारंटीड अप्रेंटिसशिप स्कीम जो कि हमारे युवाओं को वो प्रदान करेंगे यदि वो सरकार में आते हैं, तो उसका हम विश्लेषण करें और फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट से हम शुरुआत करते हैं। जो पहला फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट निकल के आता है जब हम इस स्कीम के बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं, वो है इंक्रीज्ड एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के स्टाइपेंड के साथ गारंटीड अप्रेंटिसशिप का वादा छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इससे विभिन्न डिप्लोमा डिग्री कार्यक्रमों में नामांकन संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि अधिक छात्र रोजगार और आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा को एक मार्ग के रूप में देखेंगे। उच्च शिक्षा की मांग में वृद्धि से मौजूदा शैक्षिक स्थानों पर अधिक छात्रों को समायोजित करने पर दबाव पड़ सकता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि स्टूडेंट टीचर रेशो में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार को शैक्षिक संस्थानों की क्षमता का विस्तार करने, अधिक संकाय सदस्यों को नियुक्त करने और बढ़ते नामांकन से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स का जो फर्स्ट पॉइंट भी हम सोच रहे हैं, उससे भी ये निकल के आता है कि सिर्फ ये अप्रेंटिसशिप स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं, इसके साथ और भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स लग जाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करते ही। सेकेंड इफेक्ट, स्ट्रेन ऑन द एजुकेशन सिस्टम। नामांकन में अचानक वृद्धि से भारत में पहले से ही तनावपूर्ण शैक्षणिक बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ सकता है। कई शैक्षणिक संस्थानों के पास नए छात्रों के प्रवाह को संभालने के लिए पर्याप्त भौतिक स्थान, शिक्षण स्टाफ और संसाधन नहीं हो सकते, जिससे भीड़-भाड़ और शिक्षण वातावरण से समझौता हो सकता है। अधिक छात्र जनसंख्या को समायोजित करते समय अकादमिक मानकों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सरकार को शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए हो सकता है कि अन्य क्षेत्रों से धन का पुनर्वितरण करना पड़ सकता है। थर्ड, फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम को वित्त पोषित करने के लिए सरकार के बजट से एक पर्याप्त आवंटन की आवश्यकता होगी। प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ यह कार्यक्रम सरकार के वार्षिक बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च करेगा। सरकार को या तो मौजूदा कार्यक्रमों से धन का पुनर्वितरण करने, उधार बढ़ाने या अप्रेंटिसशिप
स्टाइपेंड का वित्त पोषण करने के लिए करों में वृद्धि करने की आवश्यकता हो सकती है। इससे स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा या गरीबी उन्मूलन जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कम खर्च हो सकता है, जिससे देश के विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ते कर्ज से सरकार के राजकोषीय घाटे और कर्ज के स्तर पर भी दबाव पड़ सकता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता और क्रेडिट रेटिंग प्रभावित हो सकती है। फोर्थ, प्रेशर ऑन द प्राइवेट सेक्टर। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम में भाग लेने और बड़ी संख्या में अप्रेंटिसेस को समायोजित करने के लिए निजी क्षेत्र पर भारी दबाव पड़ सकता है। कंपनियों को अप्रेंटिसशिप पदों को बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, भले ही उनके पास अतिरिक्त कार्यबल के लिए क्षमता, संसाधन या वास्तविक आवश्यकता ना हो। इससे अप्रेंटिसेस के कौशल और कंपनियों की ज़रूरतों के बीच में मिसमैच हो सकता है, जिससे मानव संसाधनों के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को अप्रेंटिसेस को समायोजित करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उनके पास सार्थक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधन हो सकता है नहीं हो। कार्यक्रम की अनिवार्य प्रकृति निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के बीच नाराजगी पैदा कर सकती है, जो इसे सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त बोझ के रूप में भी देख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स, स्किल मिसमैच एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम का उद्देश्य सभी स्नातकों को उनके अध्ययन के क्षेत्र या विशेषज्ञता की परवाह किए बिना अवसर प्रदान करना है। हालांकि यह व्यापक दृष्टिकोण अप्रेंटिसेस के कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच एक मिसमैच पैदा कर सकता है। अगर अप्रेंटिसशिप को विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुरूप सावधानी से डिज़ाइन नहीं किया जाता है, तो स्नातक ऐसी भूमिकाओं में अटक सकते हैं जो उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं या उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित नहीं हो। इस मिसमैच के कारण अल्प रोजगार हो सकता है, जहां स्नातकों को ऐसे कार्यों में लगाया जाता है जो उनके योग्यता स्तर से नीचे होते हैं या विकास और उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करते। कुशल जनशक्ति का इस तरह का दुरुपयोग निराशा, अप्रेरणा और मानव पूंजी की बर्बादी की ओर ले जा सकता है, क्योंकि स्नातक अपने सौंपे गए कार्यों में अपने ज्ञान और कौशल को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ हो सकते हैं। दीर्घकाल में इसका भारतीय कार्यबल की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि स्नातकों के कौशल का ऑप्टिमल यूज जो है नहीं किया जा सकता। सेकेंड, डिक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ अप्रेंटिसशिप्स। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अप्रेंटिसेस को समायोजित करने के दबाव के कारण अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कंपनियों को इतने बड़े अप्रेंटिसेस के समूह को पर्याप्त प्रशिक्षण, परामर्श और संसाधन प्रदान करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे शिक्षण अनुभव का स्तर गिर सकता है। ध्यान सार्थक कौशल विकास प्रदान करने से हटकर केवल सरकार द्वारा निर्धारित मात्रात्मक लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित हो सकता है, जिससे अप्रेंटिसशिप की प्रभावशीलता कम हो सकती है। अप्रेंटिसेस को उद्योग के सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन, प्रतिक्रिया और जानकारी नहीं मिल सकती, जिससे उनके प्रासंगिक कौशल और योग्यताएं विकसित करने की क्षमता सीमित भी हो सकती है। विभिन्न अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों में गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण का अभाव अप्रेंटिसेस के सीखने के परिणाम और रोजगार क्षमता में काफ़ी भिन्नता पैदा कर सकता है। थर्ड, क्राउडिंग आउट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। सब्सिडाइज्ड अप्रेंटिसेस की बड़ी संख्या की उपलब्धता से कंपनियां नियमित नौकरी के अवसरों की जगह अप्रेंटिसेस को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित हो सकती हैं। नई नौकरियां पैदा करने या मौजूदा वैकेंसीज को भरने के बजाय कंपनियां अप्रेंटिस को कम लागत पर काम पर रख सकती हैं, क्योंकि सरकार प्रति अप्रेंटिस 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड दे ही रही है। इससे रोजगार की समग्र गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है, क्योंकि नियमित नौकरियों के विकल्प के रूप में अप्रेंटिसशिप को देखा जा सकता है, ना कि स्थानीय रोजगार का मार्ग। अप्रेंटिसशिप द्वारा नियमित नौकरियों के विस्थापन का नौकरी बाजार पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह स्नातकों के लिए स्थिर, अच्छे वेतन वाले रोजगार
के अवसरों की उपलब्धता को कम कर सकता है। फोर्थ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड के माध्यम से अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में धन डालने से इन्फ्लेशन का दबाव पैदा हो सकता है। प्रत्येक वर्ष लाखों अप्रेंटिस को 1 लाख रुपए प्राप्त होने से मुद्रा आपूर्ति और उपभोक्ता खर्च में काफी वृद्धि होगी। मांग में इस अचानक वृद्धि से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि भी हो सकती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के सारे युवा खरीदना चाहते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल दैट दे यूज़ दैट स्टाइपेंड टू स्पेंड ऑन सच डिस्क्रिशनरी परचेज। अगर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से इसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया तो इन्फ्लेशन का प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, जीवन यापन की लागत और भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित भी कर सकता है। थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स। पॉलिटिकल बैकलैश। अगर अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम अपने वादों को पूरा करने में विफल रहता है या अनअपेक्षित परिणाम देता है तो इसका परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारी राजनीतिक विरोध भी हो सकता है। जनता इस कार्यक्रम को एक ऐसे लोक लुभावन उपाय के रूप में देख सकती है जिसने बेरोजगारी और कौशल विकास के मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल नहीं किया, जिससे पार्टी की प्रभावी शासन क्षमता में मोह भंग और विश्वास भी कम हो सकता है। विपक्षी दल कार्यक्रम की कमियों का फायदा उठा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी पर कुप्रबंधन, धन की बर्बादी और युवाओं के लिए वास्तविक रोजगार के अवसर पैदा करने में विफलता का आरोप लगा सकते हैं। इसका राजनीतिक असर अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम से आगे तक जा सकता है, जिससे भविष्य के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता और जीत की संभावना प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मतदाता उन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और देश की जरूरी चुनौतियों का समाधान करने में असमर्थ मान सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पर शुरू की गई योजना की विफलता से सरकार के नेतृत्व वाली पहल के प्रति व्यापक संदेह पैदा हो सकता है। इससे भविष्य की सरकारों के लिए महत्वाकांक्षी रोजगार सृजन योजनाओं को लागू करना कठिन हो सकता है। सेकंड, डिस्टॉर्शन ऑफ द लेबर मार्केट। सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से बड़ी संख्या में अप्रेंटिसशिप के सृजन से श्रम बाजार की प्राकृतिक गतिशीलता विकृत हो सकती है और संसाधन आवंटन में अक्षमता आ सकती है। सरकार के स्टाइपेंड और लक्ष्यों से प्रेरित अप्रेंटिसेस की कृत्रिम मांग विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक कौशल आवश्यकताओं और अवशोषण क्षमता के साथ मेल नहीं खा सकती, जिससे श्रम की आपूर्ति और मांग के बीच एक मिसमैच हो सकता है। भले ही उनके पास उपयुक्त भूमिकाएं या दीर्घकालीन रोजगार की संभावनाएं ना हों, फिर भी कंपनियों को कार्यक्रम के लाभों का उपयोग करने के लिए अप्रेंटिसेस को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे मानव पूंजी का अल्प उपयोग हो सकता है। विकृत श्रम बाजार के संकेत छात्रों के शैक्षिक विकल्पों को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने वास्तविक रुचियों या वास्तविक रोजगार क्षमता वाले क्षेत्रों का पीछा करने के बजाय उन पाठ्यक्रमों में नामांकन करने की प्राथमिकता दे सकते हैं जिनमें बेहतर अप्रेंटिसशिप के अवसर होने की धारणा है। दीर्घकाल में ये विकृतियां श्रम बाजार में एक असंतुलन पैदा कर सकती हैं, जिनमें कुछ क्षेत्रों में कौशल की अति आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में कमी हो सकती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है। तीसरा, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम अगर समान रूप से डिज़ाइन और कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो अनजाने में मौजूदा सामाजिक आर्थिक असमानताओं और क्षेत्रीय विषमताओं को और बढ़ा सकता है। यदि कार्यक्रम कुछ क्षेत्रों या समूहों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाता है तो यह समाज के विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्गों के बीच की खाई और चौड़ी कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अप्रेंटिसशिप के अवसर शहरी छात्र क्षेत्रों या उच्च शिक्षा स्तर वाले क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं तो यह ग्रामीण युवाओं या वंचित पृष्ठभूमि के लोगों की भागीदारी को सीमित कर सकता है, जो बहिष्करण के मौजूदा पैटर्न को मजबूत कर सकता है। ये कार्यक्रम लैंगिक विषमताओं को भी बनाए रख सकता है। यदि महिला अप्रेंटिसेस की समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये विशिष्ट उपाय नहीं
डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करता है। अप्रेंटिसशिप लाभों का असमान वितरण मौजूदा आय और संपत्ति की असमानताओं को और भी गहरा कर सकता है, क्योंकि कुछ समूहों को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच हो सकती है, जबकि अन्य पीछे रह सकते हैं। अब बात करते हैं इस अप्रेंटिसशिप के फाइनेंसेस के बारे में। पैसा कहां से आएगा? आज की तारीख में एजुकेशन मिनिस्ट्री का सालाना बजट जो है वो है लगभग 1.2 लाख करोड़। इस अप्रेंटिसशिप स्कीम में आज की तारीख में लगभग 1 करोड़ ग्रेजुएट जो हैं हर साल पास आउट होते हैं। हर किसी को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की अप्रेंटिसशिप की जो गारंटी है वो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर रही है। तो इससे खर्चा कितना निकल के आएगा? एनुअल एक्सपेंस जो होगा सिर्फ इस अप्रेंटिसशिप को चलाने का वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सालाना आएगा। यही खर्चा जो है आपके पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री के सालाना बजट के बराबर निकल के आ रहा है। सो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है और इसमें इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को चलाने का खर्चा इंक्लूडेड नहीं है, जो कि और काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट भी होगा, क्योंकि इसमें जैसा आपने देखा बहुत सारे लेवल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग एट्सेट्रा इन्वॉल्व हैं। तो ये जो एडिशनल पैसा है ये कहाँ से निकल के आए, इसके बारे में मुझे तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हो सकता है जब आप मैनिफेस्टो को पढ़ें, और मैं आपको अर्ज करूँगा कि आप भी प्लीज़ जाइए और पढ़िए मैनिफेस्टो ध्यान से, ताकि हो सकता है आपको इसका जवाब उनके मैनिफेस्टो में मिल जाए। देखिए, गारंटीड अप्रेंटिसशिप एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है अगर हम एक आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं, मगर हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते। सो चुनाव के समय ये ज़रूरी भी है कि विपक्ष को कुछ एकदम हेडलाइन ग्रैबिंग अनाउंसमेंट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन उन प्रोमिसेस में, उन वादों में थोड़ा तो ज़मीनी हकीकत क्या है उससे कुछ तो कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर हम इस अप्रेंटिसशिप स्कीम को, जो हम युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की की गारंटी दे रहे हैं, तो आप ये समझिए ना कि अगर एक युवा इस अपेक्षा से आपको वोट दे के सरकार में लाता है कि उसकी पहली नौकरी पक्की, लेकिन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में इतने सारे चैलेंजेस हैं। स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का आज की तारीख में भारत सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो ये जो अतिरिक्त पैसा है जो स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ये सब कुछ कठिन सवाल हैं जो कि ये सिंपल सा विश्लेषण किया हमने तो कोई कॉम्प्लेक्स विश्लेषण किया नहीं। 10-15 मिनट लगे हमें इस बारे में सोचने के लिए। आप इस बारे में सोचेंगे तो हो सकता है आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स जिनके बारे में आप सोच सकें वो कुछ और अलग भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब, इस पूरे चैनल में हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इन मुद्दों के बारे में आम जनता के तौर पे थोड़ा विश्लेषण करें, थोड़ा इन वादों के बारे में सोचें कि ये जो वादे हैं, इन वादों को अगर हम क्रियान्वित करते हैं तो उससे क्या असर पड़ेगा हमारे देश में। ये आप 3 ऑर्डर इफेक्ट्स के फ्रेमवर्क का मॉडल यूज़ करिए, उससे आप सोचिए। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी के अगर आप मैनिफेस्टो को उठाएंगे तो उसमें कई सारी आपको ऐसे वादे मिल जाएंगे जिनका ज़मीनी जो हमारी हकीकत है उससे दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। तो वो चीज़ें हमें एज वोटर्स भी तभी समझ आएंगी जब हम उसके बारे में थोड़ा समय लेके थोड़ा सा गहरा चिंतन करने की कोशिश करें। वरना क्या होगा कि इस पॉलिटिशियन ने ये किया, ये नया धमाकेदार खुलासा न्यूज़ में आया, हम जो हैं हमारा सारा समय इन्हीं चीज़ों में बीत जाएगा, और जो एक्चुअल बातें हैं जो देश को आगे ले जा सकती हैं उन पे हम कभी सोचेंगे नहीं, उन पे हम कभी विश्लेषण ही नहीं करेंगे। इसलिए हमारा इस चैनल का एक छोटा सा उद्देश्य है कि हम थोड़ा गहरा सोचने की अपनी क्षमता को विकसित करें, ताकि हम बेहतर सवाल पूछ सकें हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे न्यूज़ एंकर से, हमारे यूट्यूब वाले विश्लेषण जो करते हैं उनसे भी। मुझसे भी आप पूछिए, हो सकता है मेरे विश्लेषण में कई आपको गलतियां मिल जाएं, मगर ये फ्रेमवर्क ज़रूर यूज़ करिए सोचने का, इससे बहुत हमें फ़ायदा मिल सकता है जब हम किसी भी वादे के बारे में या किसी भी सरकारी पॉलिसी के बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए।